दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स इन वन शॉट एंड ये आप सभी की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि इसके ऊपर में एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज जो है हम थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एंड एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, मैंने जो है थर्मोडायनेमिक्स का एक लेक्चर पहले अपलोड किया हुआ है, ओके, जिसमें जो है मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो बॉक्स है एंड कुछ मैक्सवेल रिलेशन के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है। तो आप वो जाके देख लेना, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा बिकॉज वो थोड़ा सा जो है लेंथी टॉपिक है एंड उसे समझाना जो है, अगर उसे मैं समझाने यहाँ पे बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट टाइम में जो है मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसे जो है आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो भी देख लेना, ओके। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स बॉक्स के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया, इसी टॉपिक के बारे में मैं आपको बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। एंड इस क्राइटेरिया के ऊपर में जो है आपको लगभग जो है एवरी ईयर जो है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रहे हो या फिर BHU दे रहे हो तो या फिर CUCD दे रहे हो, तो एक आध क्वेश्चन जो है आपको अल्टरनेटिव ईयर में जो है आपको पूछ लिया जाता है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहले देखो, आपको मैंने थर्मोडायनेमिक बॉक्स के बारे में जो है आपको एक ट्रिक दिया था। तो यहाँ पे देखो ट्रिक क्या था, SUB अट, देखो आप लाइन लिख लेना, गुजरात पंजाब हरियाणा। क्या है ट्रिक, SUB अट गुजरात, ओके, गुजरात पंजाब एंड हरियाणा, ये ट्रिक होता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप यहाँ पे ये ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो। तो SUB AT हो गया एंड G से हो गया गुजरात एंड यहाँ पे जो है P से हो गया पंजाब एंड S से हो गया हरियाणा। तो ये इसका बॉक्स का ट्रिक होता है। एंड यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि यहाँ पे आप इसे याद कैसे रखो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे जो आपको HGAU दिए हुए जो पोटेंशियल्स यहाँ पे हैं, ओके, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो HGAU जो है ना, ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं। एंड यहाँ पे जो है SPVT जो होते हैं ना, यहाँ पे देखो ये चारों चीज़ें जो होती है ये आपका होता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। मतलब देखो ये जो पोटेंशियल्स होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर ये चेंज होते हैं तो ये भी चेंज होते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसे आप यहाँ पे याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी कैसे देखोगे, सबसे पहले जो हम यहाँ पे सारे जो पोटेंशियल्स हैं उन्हें रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो G दिया हुआ है, तो ये सभी चारों जो यहाँ वैल्यूज है ना ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ पे जो है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को जो है फॉलो करेंगे, ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब लेकिन किस कंडीशन में करेंगे, तो देखो G के अगल बगल क्या है, P है एंड T है, यानी डेल्टा G एट कॉन्स्टेंट P एंड T लेस देन इक्वल टू 0 जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा स्पॉन्टेनियस का। एंड दूसरा H है, S के अगल बगल क्या है, S है एंड P है, यानी डेल्टा H जो है S एंड कॉन्स्टेंट P में जो है लेस देन इक्वल पे जो है यहाँ पे ये होता है स्पॉन्टेनियस, ओके। एंड फिर A के लिए बात करें तो V एंड T, यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 0, ये होता है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। एंड यहाँ पे जो है U है, U के लिए क्या होगा, S एंड यहाँ पे जो है V, S एंड V पे जो है लेस देन इक्वल टू 0 जो होता है आपका क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को फॉलो करता है। तो ये चार कंडीशन याद रखना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे S और जो है यहाँ पे जो S होता है ना डेल्टा S, वो ऑलवेज जो है यहाँ पे एट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो जो S है यहाँ पे, ओके, जो S है, S के दाएं बाएं क्या है, देखो H है और P है। एक केस में क्या है, डेल्टा S एट कॉन्स्टेंट H एंड P ये मोर देन इक्वल टू 0 होता है, ओके, मोर देन जो है इक्वल टू आपका यहाँ पे जो है 0 होता है। एंड उसके बाद में जो है डेल्टा S जो है ये U एंड V कंडीशन पे, यानी इसके दाहिने में एंड इसके बाएं में जो भी कंडीशंस होते हैं उनमें जो है यहाँ पे ये 0 होनी चाहिए, मतलब मोर देन इक्वल टू, ओके। एंट्रोपी बिकॉज ऑलवेज जो है पॉजिटिव होता है यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे सबसे पहले याद रखना क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का, इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है DG, जो कि मैंने आपको थर्मोडायनेमिक बॉक्स में आपको बताया था। तो यहाँ पे एक दो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एंड उससे जो है आप बाकी यहाँ पे जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़े हुए हैं आप उससे प्रैक्टिस कर लेना, आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था DG इक्वल टू क्या होता है, VDP एंड यहाँ पे जब माइनस SDT होता है, मैंने बॉक्स में समझाया, आप प्लीज़ देख लेना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो सबसे पहले मैं क्या किया, अट कॉन्स्टेंट T पे लिया मैंने, इस इक्वेशन को अट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे लेंगे तो DT इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब DT इक्वल टू 0 हो गया, मतलब SDT इक्वल टू 0 हो गया, SDT इक्वल 0 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो SDT इक्वल 0 हो गया, मतलब DG एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू क्या बच गया, V इंटू DP एट कॉन्स्टेंट T बच गया, ओके, इतना बच गया। अब देखो दोनों साइड में जो है कॉन्स्टेंट T है, तो आप इसे क्या ले सकते हो, DG बाय DP एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू V ले सकते हो, ओके। तो कभी कभार जो है आपको यही इक्वेशन जो है एग्जाम्स से पूछा जाता है, तो आप ये सब इक्वेशन ध्यान देना। सिमिलरली जो है अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट केस में अगर आप देखो तो देखो DH इक्वल टू जो है TDS प्लस जो है VDP दिया हुआ है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट S के कंडीशन पे लोगे तो कॉन्स्टेंट S पे जो है DS इज इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा। अब DS 0 हो गया तो इस केस में क्या होगा, TDS भी 0 होगा, ये वैल्यू भी आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो DH का एट कॉन्स्टेंट S इज इक्वल टू जो है VDP एट कॉन्स्टेंट S हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो बोथ साइड में कॉन्स्टेंट S है, यानी DH बाय DP एट कॉन्स्टेंट S इज इक्वल टू होता है
भी होता है। ओके, तो ये आपका क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। सिमिलरली जो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप ये क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है एट कांस्टेंट जो है पी पे आप कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, क्या वैल्यू आएगा आप यहाँ पे देखो। एंड उसके बाद में जो है इस इक्वेशन को जो है इसे भी आप कांस्टेंट पी पे करना। ओके, एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन दिया हुआ नेक्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसे जो है आप क्या करना, एट कांस्टेंट भी पे करना सॉल्व के लिए। एट कांस्टेंट जो है यहाँ पे एक बार डी एस के लिए करना, उसके लिए सॉल्व करना, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे। ओके, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया। आप देखो नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट डिफरेंशियल। ओके, तो कंप्लीट डिफरेंशियल आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है आप देखोगे, अगर मान लेते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ जो है x एंड y इज हो गया। ओके, आप देखो यहाँ पे फंक्शंस कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो आप dz लिख दो। ओके, इज इक्वल टू क्या करो, फिर से dz लिख दो। अब जो है यहाँ पे x एंड y है तो पहले x लिख दो। जब x लिख दिया तो जो उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसे कॉन्स्टेंट लिख दो। ओके, अब जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सिमिलरली क्या करो, dz लिख दो। अब dz को जो है यहाँ पे एक बार x से डिवाइड किया था, अब एक बार y से डिवाइड कर लो, dy हो गया। अब जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म बचा उसको कांस्टेंट कर दो। अब यहाँ पे जो है जो dy से डिवाइड किया तो dy से जो है मल्टीप्लाई भी कर दो। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये डी नहीं होता, ये डेल होता है। यहाँ याद रखना, मैंने डी लिखा है, ये डेल होता है ना। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे मैंने इस मिस्टेक से जो है डी लिखा है। यहाँ पे देखो डी डेल जेड बाय डेल एक्स होता है ना, यहाँ पे डेल जेड बाय डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स होता है। ये इस तरीके से होता है ना। यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे मिस्टेक बाय मिस्टेक यहाँ पे डी लिख दिया है, डेल होता है ना, इसे आप सुधार लेना। तो यहाँ पे देखो ये पार्शियल डिफरेंशियल होता है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एक्स एट कांस्टेंट वाई, एंड ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट कांस्टेंट एक्स होता है। तो इस तरीके से जो है पार्शियल डिफरेंशियल यहाँ पे आप इसे लिखते हो, तो इस चीज़ को जो है आप यहाँ पे याद रखना। अब सिमिलरली जो है जस्ट लाइक यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू जी, जब फंक्शन ऑफ टी एंड पी आपको दिया हुआ है तो इसके लिए आपको पार्शियल डिफरेंशियल लिखना है। तो क्या लिखोगे, डी जी इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो ये सभी डेल है ना, यहाँ मैंने गलती से डी लिख दिया, आप इसे डेल समझना। ओके, डेल ही है, समझो ये डेल है। देखो डेल कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, डेल जी लिखोगे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डेल जी बाय, सबसे पहले एक फंक्शन को हमने डिवाइड कर दिया डेल टी। ओके, अब वहाँ पे जो है नेक्स्ट फंक्शन उसे कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट पी। अब जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। सिमिलरली फिर यहाँ पे प्लस लगा दिया, अब डेल जी बाय यहाँ पे डेल पी कर दिया, एट कांस्टेंट दूसरा जो टर्म था टी कर दिया एंड डीपी से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये आ चुका है। अब देखो यहाँ पे जो है आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, एट कांस्टेंट जो है पी कर दोगे, टी एट कांस्टेंट पी यहाँ पे कर दोगे, या फिर जो है यहाँ पे पी एट कांस्टेंट टी कर दोगे। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे बाकी इक्वेशन जो है जो आपने पहले डिराइव किए हैं वो इक्वेशन यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो इन चीज़ों का जो है यहाँ पे आप ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो अगर आप मान लो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जो है आपने 2 फंक्शंस के लिए है, अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जो है आपने 4 फंक्शंस के लिए ले लिए, तो उस केस में क्या करोगे। तो यहाँ पे देखो डीजी तो आपने लिखा ही है, तो हमने डीजी भी लिख दिया। अब यहाँ पे जब फर्स्ट फंक्शन ले लिया हमने तो dt लिख दिया, तो उसके बाद में जितना फंक्शन उसे आप कांस्टेंट कर देना। देखो पी एन एन टू या n1 n2 ये सभी कांस्टेंट है, एंड यहाँ से जिससे डिवाइड किया था उसे फिर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद फिर से जो है डी बाय डी पी, एंड देखो यहाँ पे p लिख दिया तो टी n1 n2 यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ओके, अब जिससे डिवाइड किया था उसे मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट केस में जो है डी बाय जो है यहाँ पे dn1 कर दिया, अब यहाँ पे कांस्टेंट TPn2 एंड उसका dn1 से हमने डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या हो गया, dg बाय dn2 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, TPn1 एंड dn2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हो। ओके, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान देना। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। सबसे पहला आपका थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स के ऊपर में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करो तो सबसे 3 कोफिशिएंट होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है, एंड तीनों के अलग अलग नेम होते हैं। तो आपको एग्जामिनेशंस में जो है ना अल्फा बोल के नहीं पूछेगा, आपको नेम से पूछेगा। सबसे पहले देखो अल्फा होता है, इसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन जो है कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना आप यहाँ पे याद रखना। ओके, ये होता है आपका 1 बाय, देखो अल्फा इज इक्वल क्या होता है ना, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये होता है अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय v इंटू डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब इसे याद रखने का फॉर्मूला क्या है, नीचे से देखो, नीचे से पागल तुम बनोगे। ओके, नीचे से पागल तुम बनोगे, ऐसा याद रखना। ओके, नीचे से पागल तुम बनोगे, देखो यहाँ पे पागल तुम यहाँ पे बनोगे डी इस तरीके से। ओके, ये पागल तुम बनोगे, एंड 1 बाय v से जो है आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया आपका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी फॉर आइडियल गैस। ओके, आइडियल गैस के लिए जो है अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपको ये पूछा जाएगा। तो देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। आप देखो v इक्वल टू एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं हम। आप देखो v इक्वल टू एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो v जो वैल्यू है उसे आप यहाँ पे पुट कर दो। देखो
वन बाई भी हो गया। अब भी की जगह में क्या हो गया, डी इंटू एन आर टी बाई पी, बिकॉज भी का वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। अब देखो यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट पी है, पी तो कांस्टेंट हो गया, मतलब देखो एन, देखो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, डी एन आर टी बाय पी बाय डी टी अट कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे हमारा पी है। तो देखो ये पी तो कांस्टेंट हो गया, तो वन ये पी भी कांस्टेंट हो गया, एंड उसके बाद में जो है एन आर भी कांस्टेंट हो गया। अगर हम मोल्स को जो है कांस्टेंट ले ले, एंड यहाँ पे जो है अगर कांस्टेंट ले तो क्या हो गया, एन आर बाय पी तो बाहर आ गया, एंड जब ये दोनों बाहर आ गए तो ये डी टी बाय डी टी अट कॉन्स्टेंट पी हो गया। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू एन आर बाय पी आ जाएगा। ओके, एन आर बाय जो पी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो बाहर में एक हमारा भी जो है ऑलरेडी मल्टीप्लाई था, देखो तो एन आर बाय पी भी हो जाएगा यहाँ पे देखो। अब एन आर बाय पी भी हो गया, तो यहाँ पे देखो एन आर को आप यहाँ पे एन आर ही रहने दो, एंड पी भी को आप क्या लिखोगे, एन आर टी लिखोगे। तो यहाँ सॉल्व करो तो वन बाय टी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो याद रखना, आइडियल गैस के लिए जो है आप डायरेक्टली याद रखना, अगर आप याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आप यहाँ पे ये आंसर याद रखना या फिर सोल्यूशन कर लेना। तो अल्फा की वैल्यू जो है आपका वन बाय टी होता है फॉर आइडियल गैस के लिए। ओके, ये याद रखना। अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट यहाँ पे मेथड क्या है याद रखने का, आइडियल के लिए पूछा तो सिंपली क्या रखना ना, जो वन बाय भी इंटू डी बी बाई डी टी होता है ना, तो शॉर्टकट क्या है, भी को ऐसे, मतलब ऐसा कोई यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन देखो भी काट देना तो यहाँ पे नीचे बचा क्या, टी, तो वन बाय टी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसी ट्रिक से याद रख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये है आपका बीटा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपको देखो डायरेक्टली एग्जामिनेशन से पूछेगा व्हाट इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से पूछेगा। तो इसकी वैल्यू देखो क्या होता है ना, इसकी वैल्यू होती है आपकी -1 बाई भी डी वी बाय डी पी एट कॉन्स्टेंट टी। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे याद रखोगे, वो पागल था ऊपर से वो, ओके वो पागल था, ओके वो पागल था। तो देखो यहाँ पे जो था वो कांस्टेंट हो गया, एंड डी वी बाई डी पी, मतलब डी वी बाई डी पी एट कांस्टेंट है, यहाँ पे टी हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है माइनस, जैसे हमने वहाँ पे वन बाई भी डिवाइड किया था, तो यहाँ पे जो है -1 बाई भी डिवाइड करेंगे बीटा केस में। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आपका थर्मोडायनामिक जो है, सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे याद रखने का फॉर्मूला क्या है, देखो ये आइसोथर्मल था। ओके, ये आइसोथर्मल था, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे सिमिलरली अगर आप बात करोगे, सिमिलरली कैसे याद रखोगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फिर से जो है यहाँ पे भी की वैल्यू पुट कर देना, भी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपका जो है वैल्यू ओवरऑल जो है 1 बाय पी आएगा। ओके, इसे मैं अभी यहाँ पे डिराइव नहीं करा रहा हूँ। अब देखो याद करने का ट्रिक क्या है, तो देखो यहाँ फिर से भी कैंसिल कर देना तो 1 बाय पी आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो आइडियल गैस के लिए 1 बाय पी होता है, लेकिन यहाँ प्लस में लेना, माइनस से मत लेने जाना। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये वैल्यू को याद रख सकते हो। ओके, तो ये दो आपके कोफिशिएंट हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट कोफिशिएंट है जिसे आप बोलते हो गामा, इसकी वैल्यू होती है आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। आइसोथर्मल टेम्परेचर बेस्ड यहाँ पे जो है आपका कोफिशिएंट होता है, इसका वैल्यू होता है ना गामा का वैल्यू, ये होता है देखो 1 बाय पी डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी। ओके, 1 बाय पी डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी होता है, ये आपका गामा का वैल्यू होता है। एंड फिर से जो है यहाँ पे गामा की वैल्यू देखो, पी भी कैंसिल कर देना, 1 बाय टी आएगा। आप यहाँ पे प्रूफ भी करना पी वी इक्वल टू एन आर टी से। ओके, पी वी इक्वल टू एन आर टी से प्रूफ करना। देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है तो पी इक्वल टू एन आर टी बाई भी। अब यहाँ पे देखो यहाँ एन आर टी बाई भी पुट कर देना पी के केस में। ओके, पी की जगह पे जो है एन आर टी बाई भी यहाँ पे पुट कर देना। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एन आर बाई भी बाहर ना आ जाएगा, एन आर बाई भी देखो यहाँ पे बाहर लाया है एन आर बाई भी, एंड यहाँ पे पी पहले से था। अब देखो पी वी इक्वल टू क्या लिखोगे, एन आर टी लिखो तो 1 बाई टी आपका यहाँ पे फिर से जो है वैल्यू आ जाने वाला है। ओके, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब देखो याद करने का नॉर्मल तरीका क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है ना, अल्फा इक्वल टू होता है 1 बाई टी 1 बाई पी एंड 1 बाय यहाँ पे जो है यहाँ पे होता है आपका 1 बाई टी 1 बाई यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखना। यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक कर दी, डी बी बाई डी पी था आई थिंक, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ। ओके, यहाँ पे जो डी बी बाई डी पी था मैंने यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया, इसे सुधार लेना। ओके, यहाँ पे आप ध्यान मत देना, जो मैंने पहले बताया वो ध्यान देना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम साइक्लिक रूल के बारे में। तो साइक्लिक रूल क्या कहता है ना, जैसे देखो ये इस तरीके से साइक्लिक है, तो एक चीज़ याद रखना, पी भी टी, ये टर्म को आप कहीं मत बोलना, पी भी टी, ये 3 वर्ड्स को आप मत बोलना। अब देखो क्या है, ये साइकिल है इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से 3 एरो दे देना। ओके, इस तरीके से एरो दे देना। अब यहाँ पे पी लिख दो, भी लिख दो, अब यहाँ पे टी लिख दो। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो याद रखना, सबसे पहले देखो ये सर्कल किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ये देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे डीपी बाय डीवी करोगे, डीपी बाय डीवी करोगे, और जो थर्ड टर्म है उसको कांस्टेंट दे देना। ओके, देखो डीपी बाय डीवी एट कांस्टेंट टी हो गया, इतना याद रखना। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक हमने चलाया, अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अब डीवी बाय डी टी लिखेंगे, डीवी बाय डी टी लिखेंगे। अब देखो जब डीवी बाई डी टी लिख देते हो, नेक्स्ट टर्म कौन सा कांस्टेंट होगा, पी हो गया कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, जब यहाँ टी तक आ गया फिर टी से फिर पी तक जाएंगे, तो डी टी बाई डी पी एट कांस्टेंट यहाँ पे जो है थर्ड टर्म हो जाएगा बी। ये तीनों जो यहाँ पे टर्म्स होते हैं ना, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है आपका -1 के इक्वल। एंड ये चीज़ मैं आपको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बिकॉज यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ओके, यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ ऑलरेडी दे दिया है। ओके, आप प्रूफ करें ना, यहाँ पे देखो पी वी इक्वल टू जो है
NRT, इस तरीके से आप पुट कर लेना इसकी वैल्यूज़ को, तो सारे के लिए आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेना, आपकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका वैल्यू होता है आपका -1 के इक्वल। ओके, तो ये साइक्लिक रूल है एंड इससे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रेंस एग्जाम्स में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, अल्फा बाय बीटा का रेशियो। देखो अल्फा बाय बीटा का जो रेशियो होता है वो होता है आपका, देखो यहाँ पे क्या होता है, आप वैल्यूज पुट कर लेना अल्फा बाय बीटी के लिए। आप यहाँ पे याद रखना अल्फा बाय बीटा इक्वल डीपी बाय डीटी एट कॉन्स्टेंट भी होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला का ट्रिक क्या है, पहले मैंने बताया अल्फा का वैल्यू नीचे से जो है पागल तुम बनोगे, इसी तरह बनाया था, एंड उसके बाद मैंने बीटा का बताया वो पागल था। ओके, लेकिन इसका क्या है ट्रिक, देखो ये हो गया पागल तुम बनोगे ऊपर से। ओके, वहाँ पे था आपका, देखो यहाँ पे अल्फा के भी जो वैल्यू थे ना, देखो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू क्या था हमारा, देखो नीचे से जो था पागल तुम बनोगे, लेकिन इसके लिए केस में देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे आप हंसने वाली जो भी बात होगी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इसे याद रखना, ट्रिक क्या है, अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा ऊपर से जो है पागल तुम बनोगे। ओके, ये याद रखना जो भी मैंने आपको ट्रिक बताया है। अब देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो यहाँ पे जो है ये वैल्यू है ना डीपी बाई डी टी आर कॉन्स्टेंट भी, इसके लिए जो आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका यहाँ पे गामा इंटू पी। अब गामा इंटू पी कैसे आएगा, यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी जस्ट ऑलरेडी बताया था गामा की वैल्यू के ऊपर में, मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1/p डी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट जो है भी होता है। तो डी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट भी इक्वल क्या हो जाएगा, ये पी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गामा इंटू पी हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे यहाँ पे चेक करोगे तो देखो इसकी वैल्यू जो होगी आपकी यहाँ पे गामा इंटू पी हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो गामा इंटू पी हो गया, तो अल्फा बाय बीटा का वैल्यू जो है गामा इंटू पी हो गया, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा इंटू पी। ये रिलेशन भी आपका लिखा जाता है, तो ये रिलेशन जो है आप याद रखना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो मैं उतनी ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सी इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, एंड ये जो होता है आपका, ओके ये रेशियो होता है आपको हीट रिक्वायर्ड टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे आप इसे क्या लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी टू माइनस टी वन। अब यहाँ पे देखो डी क्यू का मतलब ये नहीं है कि आप क्यू टू माइनस क्यू वन कर दो, बिकॉज जो क्यू होता है ना ये आपका जो है पाथ फंक्शन होता है, आप इसे कभी भी स्टेट फंक्शन मत समझना, एंड क्यू टू माइनस क्यू वन कभी भी मत कर देना। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया। अब नीचे जो टेम्परेचर है ना वो आप केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, बिकॉज वहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है, एंड डिफरेंस केसेस में केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस मैटर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी चीज़ में आप यहाँ पे वैल्यूज लोगे तो आपके यहाँ पे करेक्ट ही आने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो गया। ओके, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर आप अमाउंट निकालोगे 1 मोल के लिए तो उसे आप बोलोगे मोलर हीट कैपेसिटी, एंड इसी चीज़ को अगर आप 1 ग्राम के लिए निकालोगे ओके तो उसे आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे मोल से डिवाइड कर दोगे, एंड एक केस में जो है यहाँ पे ग्राम से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे आपका वैल्यूज जो है आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट टी है, ये होता है आपका हीट कैपेसिटी। अब जो हमने क्या कर दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो है सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट पी होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पी पे जो है ना, जब आपने कांस्टेंट पी ले लिया तो ये आपका होता है सीपी, ये होता है आपका, हो ये होता है आपका सीपी। एंड यहाँ पे अगर आप वैल्यूज देखोगे डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट पी, यहाँ पे आप ये मतलब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे देखो कैसे करोगे, सुनो मेरी बात, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, जस्ट अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डी क्यू इक्वल टू टी डी एस होता है, तो डी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे टी डी एस लिख सकते हो। ओके, डी क्यू बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट पी दिया हुआ है, तो डी क्यू को आप टी डी एस लिखोगे तो टी तो बाहर आ जाएगा, यानी डी एस बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट पी लिख सकते हो। ओके, तो ये वैल्यू होगी, तो यहाँ पे सी पी इक्वल टू आप ये वैल्यू लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप लोगे तो यहाँ पे देखो डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी हो जाएगा। अब इससे आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू इक्वल टू जो है टी डी एस लिख सकते हो, यानी टी इंटू डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे अगर आप चेक करोगे देखो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू होता है। ओके, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू होता है, या फिर डी क्यू जो हीट गिवन टू द सिस्टम वो आपका दो चीज़ों में जाता है, एक इंटरनल एंड टोटल वर्डन, एंड वर्डन का जो ऑलवेज वैल्यू होता है ना माइनस टी पी डी वी होता है। ओके, ये आपका डिफरेंट कंडीशन पे चेंजेस होते हैं, प्लस कब लगेगा माइनस कब लगेगा वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखो ये चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ करके यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, ये वैल्यू आप यहाँ पे याद रखना। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सीपी माइनस सीबी का जो वैल्यू होता है ना, आप ऑलवेज एनआर याद करते आए हो, लेकिन एनआर से ज़्यादा बेटर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू टी इंटू डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी इंटू डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी होता है, ये आपका मेनली फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसे याद रखना क्या है, देखो याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू क्या याद रखना, टी पी टी। ओके, टी पी टी वी टी पी। ओके, ये याद रखना, टी पी टी वी टी पी, ऐसे याद रखना, टी पी टी सी पी माइनस सी बी इक्वल टी पी टी वी टी पी। मतलब देखो क्या है, सी पी माइनस सी बी है, टी पहले लिख दिया, अब पी टी यहाँ पे हम लिख दिया, पी टी यानी डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड यहाँ पे जो है देखो
dp बाई dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड उसके बाद में जो है फिर से जो है dv बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ओके, अब इस इक्वेशन से जो है ये यूनिवर्सल है, आप इससे जो है किसी के लिए भी जो है वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली जस्ट लाइक मान लो अगर वंडरवाल के लिए आप फाइंड करोगे ना, तो CP माइनस CV की जो वैल्यू होगी R इंटू 1 प्लस 2A बाय RTV होता है। तो ये इक्वेशन जो है कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है। ओके, तो वंडरवाल के लिए जो है आपका यहाँ पे इक्वेशन ये याद रखता है। अब देखो थर्मोडायनामिक्स में तो आपका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा याद रखना होगा। ओके, यहाँ पे आप कोई कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हो, आपका फॉर्मूला याद रखना होगा। आप सोच रहे होगे बहुत सारे फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये आपको याद रखना ही होगा। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपको देखो, CP माइनस CV इक्वल टू NR होता है, ये भी आपका एक यहाँ पे रिलेशन होता है। ओके, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे याद रखना, आप इसे जो है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे और भी इक्वेशन होते हैं। CP माइनस CV इक्वल टू होता है आपका अल्फा स्क्वायर TV बाय बीटा होता है, ये भी इक्वेशन होता है। एंड यहाँ पे देखो ये भी इक्वेशन होता है CP माइनस CV इक्वल टू T इंटू एप्सिलॉन यहाँ पे जो है ईटा अल्फा स्क्वायर V होता है। अब देखो अल्फा का वैल्यू जो है 1 बाय बीटा होता है यहाँ पे इस केस के लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो है एग्जाम्स में BHU खासकर पूछती है इस तरीके के क्वेश्चन को, तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे ध्यान देना एंड इसे याद रखना। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पे थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स ये होते हैं एंड ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है ना, सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है आपका यहाँ पे देखो du बाई dv एट कॉन्स्टेंट t। ओके, du बाई dv एट कॉन्स्टेंट t इक्वल टू होता है t इंटू dp बाई dt एट कॉन्स्टेंट v माइनस p होता है। ओके, ये आपका होता है थर्मोडायनामिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या होता है, du बाई dv एट कॉन्स्टेंट t इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे T इंटू dp बाई dt एट कॉन्स्टेंट v माइनस पी होता है। ये होता है आपका थर्मोडायनामिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। एंड ये फॉर्मूला को प्लीज़ आप याद रख लेना, बिकॉज आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये बात हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि आइडियल गैस के लिए ना, आइडियल गैस के लिए जो है यहाँ पे इससे जो है आप कितनी वैल्यू आती है आइडियल गैस के लिए। ओके, तो आइडियल गैस के लिए जो होता है ना, ये थर्मोडायनामिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट की जो वैल्यू आती है ना वो 0 आती है। आइडियल गैस के लिए जो है इसकी वैल्यू 0 आती है। आपको पूछा जाए एग्जाम्स में द वैल्यू ऑफ जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस जो होता है वो क्या होता है, वो आपका 0 होता है। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू को याद रखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए 0 होता है। आप चाहो तो यहाँ प्रूफ भी कर सकते हो, पी भी इक्वल टू जो है तो आपका NRT होता है, तो पी का वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेना, पी इक्वल टू NRT बाई बी एंड यहाँ वैल्यू पुट कर लेना। तो आपका जो है यहाँ पे देखो डिफ्रेंसिएशन करोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आपका कुछ इस तरीके से जो है 0 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो इसे जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है ना, उसे आप इंटरनल प्रेशर के नाम से जानते हो, जिसे आप पाईटी भी कहते हो। तो एग्जाम से कई बार आपको जो है पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखना आपको जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में ही जो है पूछा जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है पी भी इक्वल टू पी इंटू वी माइनस बी इंटू आर टी जो दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू RT दिया हो, तो इसके लिए जो है आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट पूछा जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ फिर से क्या करोगे, यहाँ पे P इक्वल टू RT बाई वी माइनस बी। अब RT बाई वी माइनस बी करोगे तो यहाँ पे इसे आप फिर से सॉल्व कर लोगे एंड जब सॉल्व करो तो इसके वैल्यू फिर से जो है आपका इस केस के लिए जो आएगा ये वंडरवाल गैस नहीं है। ओके, याद रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर वंडरवॉल गैस के लिए। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है पूछा जाए फॉर वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए जो आप यहाँ पे प्रूफ कर चुके हो ये, तो वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या होता है, P प्लस A बाई वी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी इक्वल टू RT फॉर वन वॉल ऑफ गैस। तो इसके लिए आप याद रखना डायरेक्टली आप एक वैल्यू याद रखना AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ओके, AN स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। जस्ट अगर आपको पूछा जाए ओके 2 मोल्स के लिए क्या होगा, तो 2 मोल्स के लिए क्या होगा, n की जगह पे जो है 2 पुट कर देना, यानी 2 का स्क्वायर इंटू A बाय 4, यानी यहाँ पे 4A बाय वी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे होगी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इस केस के लिए वैल्यू। तो इस वैल्यू को जो है आप यहाँ पे याद रखना। 2 वैल्यूज मैंने बताया आपको, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसमें अगर आपको आइडियल गैस के लिए पूछा है तो वो वैल्यू 0 आएगा एंड यहाँ पे वैंडरवॉल गैस के लिए पूछे जाए तो आपका वैल्यू जो है AN स्क्वायर बाय वी स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज जो है आप यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है 2 है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का जो वैल्यू होता है यहाँ पे देखो क्या होता है, ये होता है ना आपका यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में आप बात करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा ना, तो यहाँ पे देखो क्या है DH बाय जो है यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ के बारे में बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है यहाँ पे देखो DH बाय देखो DH बाय DP एट कॉन्स्टेंट T इक्वल टू होता है T इंटू DV बाई DT एट कॉन्स्टेंट P प्लस V। ये होता है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। ओके, थर्मोडायनामिक सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। ओके, एंड प्रूफ कैसे कर सकते हो, यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, इसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। आप देखो फॉर आइडियल गैस के लिए ना, आइडियल गैस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू जो होती है आपकी 0 होती है। ये याद रखना, जो आइडियल गैस के लिए होता है ना, ये भी इक्वेशन की वैल्यू जो होती है आपकी 0 होती है। एंड यहाँ पे जो है
ओके ये हो गया आपका वैल्यू। एंड यहाँ पे देखो लेकिन अगर हम इसे जो है यहाँ पे वंडरवॉल गैस के लिए बात करें तो वंडरवॉल गैस के लिए जो है आपका वैल्यू होता है बी माइनस टू ए बाई आर टी। वंडरवॉल के लिए जो है बी ए माइनस टू बाई आर टी इतना वैल्यू होता है। ओके अब यहाँ पे देखो मैं आपको सारी वैल्यू एक साथ बताता हूँ। सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट जो था आपका, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन स्टेट जो है आइडियल गैस के लिए बोथ जीरो होगा। एंड यहाँ पे जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वंडरवॉल के लिए जो है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो है फिर से जो है यहाँ पे वंडरवॉल गैस के लिए जो है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है बी माइनस टू ए बाई आर टी होगा। ओके एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे बोथ केसेस के लिए। ओके तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है आप यहाँ पे याद रखना। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जूल्स थॉमसन से एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ओके तो जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ओके तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है यहाँ पे देखो। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पूछा जाए तो देखो ये क्या कहता है ना कि जब एक गैस जो है आइडियाबेटिकली एक्सपेंड करता है ना, जब एक गैस जो है आइडियाबेटिकली एक्सपेंड करता है तो उस केस में क्या होता है ना, यहाँ पे देखो डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एच। देखो जो जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है वो एक जो है यहाँ पे ओके यहाँ पे जो है आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है। ओके जो जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है वो आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है। एंड आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस में जो है क्या चीज़ यहाँ पे जीरो होता है, तो यहाँ पे जो है आपका डेल्टा एच जो होता है जीरो होता है। ओके तो इसका वैल्यू जो होता है आपका म्यू जे टी के इक्वल होता है। ओके तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा प्रूफ के ऊपर मैं आपको यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन को आप यहाँ पे याद रख लें सिंपली। डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एज इक्वल टू होता है आपका म्यू जे टी इंटू माइनस वन बाय सी पी इंटू डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी के इक्वल होता है। ओके अब देखो यहाँ पे जो है डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एच इक्वल टू म्यू जे टी इक्वल टू माइनस वन बाई सी पी इंटू बी माइनस टू ए बाई आर टी। एंड माइनस को अंदर ले जाओगे तो वन बाई सी पी इंटू टू एम बाई आर टी माइनस बी होता है। ओके तो ये इक्वेशन टोटल आपका यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तीन कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके तीन कंडीशन बताने वाला हूँ, तो ये तीनों कंडीशंस को आप यहाँ पे याद रखना। सबसे पहला क्या है, केस ऑफ कूलिंग। कूलिंग कब होगा, जब इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा जो आपका टेम्परेचर दिया हुआ होगा। ओके अगर इन्वर्जन टेम्परेचर जितना दिया हुआ है एंड उससे कम टेम्परेचर आपको यहाँ पे मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा एंड उसमें जो है एक टेम्परेचर मेंशन होगा एंड इन्वर्जन टेम्परेचर मेंशन होगा। ओके तो उस केस में बोला जाएगा आपको कि इफेक्ट ऑफ कूलिंग कब होगा, या फिर आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशंस में कि अगर आपका इन्वर्जन टेम्परेचर इतना है तो इस केस में जो है आपका कूलिंग कब होगा। तो उससे जो भी लो टेम्परेचर होंगे ना उसमें आपका कूलिंग होगा। तो जब यहाँ पे जो है टी एफ जो है लेस देन जो है आपका यहाँ पे टी इन्वर्जन पॉइंट होगा तो उस केस में केस ऑफ कूलिंग होता है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट केस क्या है, हीटिंग। हीटिंग कब होगा, जब जो है आपका टी इन्वर्जन जो है ये आपका जो है लेस देन टी जो आपको दिया हुआ है, मतलब जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो मोर देन टी इन्वर्जन हो जाएगा। ओके तो इस केस में जो है आपका यहाँ पे हीटिंग होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जब दोनों केसेस में जो दोनों टेम्परेचर सेम हो जाते हैं ना तो उस केस में नाइदर हीटिंग नोर कूलिंग होता है, मतलब उस केस में कोई हीटिंग कोई कूलिंग नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड यहाँ पे जो है क्रिटिकल वॉल्यूम दिया हुआ है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो है 8a/27 RB एंड यहाँ पे पीसी का जो वैल्यू होता है क्रिटिकल प्रेशर a/27 B स्क्वायर VC इक्वल टू जो है 3B के इक्वल होता है। ओके ये तीनों वैल्यू याद रखना। अब देखो यहाँ पे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली बताता हूँ यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो ये रिवर्सिबल है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली समझाता हूँ। इस तरीके से जो है एक आपका पिस्टन है, यहाँ पे आपने पिस्टन दे दिया, अब यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया ना, यहाँ पे छोटे छोटे जो कंचे होते हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे कंचे आपने इस तरीके से रख दिया। अब इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम पे है, मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम पे है। अब आपने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा कंचा आपने दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। ओके पिस्टन थोड़ा सा नीचे चला गया। अब जो है इस केस में क्या हो, जैसे नीचे चला गया तो जो पी एक्सटर्नल है, ओके पी एक्सटर्नल है एंड जो पी इंटरनल है जो अंदर का प्रेशर है वो दोनों आपस में जो ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ये बात याद रखना, जब एक आप यहाँ पे जो है रिवर्सिबल प्रोसेस करते हो ना तो बोथ केस में जो है पी एक्सटर्नल पी इंटरनल जो आपस में ऑलवेज यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक कंचा जब आपने एक्स्ट्रा दिया तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे आया, फिर जब सेकंड कंचा आपने दिया तो एक जो है पिस्टन थोड़ा सा फिर नीचे आया, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों आपस में फिर से इक्विलिब्रियम पे चले आएंगे। इसी तरीके से जो है बहुत सारे कंचे देते जाओगे, नीचे नीचे मान लो यहाँ तक करना है आपको, तो कंचे से के साथ में जो है पिस्टन नीचे आते जाएगा। अब देखो मान लो किसी स्टेप में जो है आपका पिस्टन जो है यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक पहुँच गया है। अब आपको यहाँ से एक स्टेप ऊपर चला जाना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक कंचा हटा दो, एक कंचा हटाओगे फिर से जो आप ऊपर चले जाओगे। मतलब यहाँ पे जो है किसी भी टाइम पे जो है आप उसे वापस से जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिससे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो, मान लेते हैं पी इंटरनल जो है वो 1 atm है और पी एक्सटर्नल जो है
पी एक्सटर्नल जो है आपका यहाँ पे 5 ATM है। अब 5 ATM है तो तुरंत जो है यहाँ पे जो है एक ही स्टेप में जो है प्रोसेस हो जाएगा एंड कंप्रेस हो जाएगा आपका पिस्टन। तो यहाँ पे जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपको दी हुई है। सबसे पहले बात अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिवर्सिबल, एंड यहाँ पे मल्टीपल स्टेप में होता है। देखो मैंने आपको बताया एक एक कंचा दोगे तो मल्टीपल स्टेप में होगा। एंड यहाँ पे पी इंटरनल एंड जो है पी एक्सटर्नल जो है ऑलवेज इक्विलिब्रियम होता है, यानी ऑलवेज जो है इक्वल होते हैं। एंड रिवर्सिबल एट एनी स्टेट, मतलब किसी भी स्टेज पे जो है आप उसे रिवर्सिबल कर सकते हो। एंड इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, मतलब देखो एक स्टेप में कर रहे हो तो इंटीग्रेशन आप उसे कर सकते हो। अब देखो रियल क्या होता है, इरिवर्सिबल, ये आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है सिंगल एंड इनफाइनाइट स्टेप, मतलब एक ही स्टेप में होता है। एंड यहाँ पे जो इनफाइनाइट स्टेप होता है ये याद रखना। ओके, एंड यहाँ पे पी इंटरनल जो है पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं होता है, मैंने बताया 5 ATM एंड 1 ATM। एंड यहाँ पे देखो रिवर्सिबल नहीं होता है एंड यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज आप एक स्टेप में कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे देखो हम बात करने वाले हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल जो है यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे वर्डन के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो वर्डन के लिए बात करेंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर इक्वल टू जो है कांस्टेंट है। मतलब एक स्टेट से जो यहाँ पे देखो P1 V1 T1 से जो है P1 V2 T2 में जा रहे हो तो T1 एंड T2 जो आपस में इक्वल है, मतलब वहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो आपका इस केस में जो वर्डन का जो वैल्यू आता है ना, इस केस में वो वर्डन का वैल्यू आता है W इक्वल टू -nRT ln V2/V1 होता है। ओके, ये वर्डन होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये वर्डन आप कब लगाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। एंड आइडियल गैस के लिए जो है यहाँ पे देखो ये आइडियल गैस के लिए ये वर्डन का वैल्यू है, याद रखना ये आइडियल गैस के लिए है। ओके, यहाँ पे जो है आपकी जो वैल्यूज होती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्डन की वैल्यू होती है -nRT V2/V1 होता है। सिमिलरली जो है यहाँ पे आप V2 को जो है प्रेशर के टर्म में जो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे V2/V1 है तो यहाँ पे P1/P2 आप यहाँ पे इसे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे जो है P1V1 इज इक्वल टू जो है P2V2 होता है, तो आप इसे P1/P2 इक्वल V2/V1 से जो है रिप्लेस कर सकते हो। अब देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब देखो डी यू इक्वल क्या होता है, NCV/dt होता है। अब जब NCV/dt होता है तो इस केस में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना, तो dt तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब DU इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑलवेज आइसोथर्मल में जो है ये 0 होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखो तो वर्डन डेल्टा U डेल्टा H एंड Q की बात करोगे तो देखो डेल्टा H भी यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू होता है NCP/dt होता है। एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है यहाँ पे dt भी 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0 हो गया। अब देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन स्टेट से क्या आपने पढ़ा है, dq इक्वल टू du माइनस w, एंड यहाँ पे dq की वैल्यू यहाँ पे आपका जो है dq ही है एंड du की वैल्यू 0 हो गई, बिकॉज यहाँ पे जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है। एंड -w एंड -w का वैल्यू -nRT यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पहले से प्रेजेंट है -nRT एंड जो भी वैल्यू मैंने आपको बताया तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी dq इक्वल टू nRT ln V2/V1 होता है आपका यहाँ पे वैल्यू। अब फिर से जो है P1/P2 इज इक्वल टू होता है, मैंने बताया आपको V2/V1 होता है। तो यहाँ पे फिर से आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना। जैसे यहाँ पे देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे एक आइडियल गैस दिया हुआ है, 10 लीटर टू 20 लीटर जा रहा है 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे वर्डन क्या होगा, तो -nRT ln V2/V1। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम चेंज है 20/10 है। ओके, 20/10 है यानी 2 हो गया। एंड इस केस में देखो आप वर्डन इस तरीके से कैलकुलेट करना एंड यूनिट का यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब देखो यहाँ पे आपने पिस्टन लिया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रेस कर दिया, मतलब एक ही एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो ऑलवेज याद रखना वर्डन उसी के लिए आप निकालते हो जिसके अगेंस्ट आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो। ओके, तो अंदर का प्रेशर 1 ATM था। ओके, अंदर का प्रेशर जो है आपका 1 ATM था। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से पिस्टन दिया हुआ है, मान लेते हैं ये P एक्सटर्नल है एंड अंदर का प्रेशर P2 है। तो ये P2 के अगेंस्ट में जो आप वर्क करोगे ना वही आपका यहाँ पे वर्क डन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले आपने पढ़ा है W इक्वल टू -P एक्सटर्नल × dV होता है। एंड यहाँ पे ये चूंकि इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया रिवर्सिबल में इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के लिए जो है आपको फॉर्मूला बताया -nRT ln V2/V1 बताया। लेकिन इस केस में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, तो माइनस जो यहाँ पे आपका P2 हो जाएगा, जिसके अगेंस्ट में किया मैंने बताया आपको अंदर का प्रेशर जो है यहाँ पे P एक्सटर्नल को आप यहाँ पे P2 के साथ में जो है रिप्लेस कर देना। अब यहाँ पे देखो P2 × V2/V1 हो गया। अब P2 की जगह में आप क्या लिख सकते हो, देखो PV इक्वल टू nRT। ओके, अब PV इक्वल टू nRT हो गया। अब इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में क्या हो गया आपका, यहाँ पे आप P को क्या लिख सकते हो, P को nRT/V2 लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने वही कर दिया -nRT/V2 एंड यहाँ पे जो वैल्यूज यहाँ पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे V2 को अंदर ले जाओ। ओके, जब अंदर ले जाओगे यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे देखो माइनस एन आर टी इंटू वी टू बाई वी टू माइनस वी वन बाई वी टू। अब यहाँ पे जब पुट करो तो माइनस एन आर टी वन माइनस वी वन बाई वी टू आपकी ये वैल्यू आती है। ओके, अब यहाँ फिर से वी वन बाई वी टू को जो है पी टू बाई पी वन से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करना। अब देखो ये चूंकि आपका जो है आइसोथर्मल है तो फिर से जो है डी यू जो है जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच जीरो हो जाएगा, एंड वर्डन जो है यहाँ पे माइनस डी क्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी प्लस एन आर टी वन माइनस वी वन बाई वी टू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पे जो है ये होगा आपका आइडियाबेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आइडियल गैस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे Q इज इक्वल टू तो होता है आपका जीरो, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू जो है डी यू माइनस डब्ल्यू होता है। अब Q जीरो हो गया मतलब डी यू इज इक्वल टू एन सी बी डी टी हो गया। अब यहाँ पे एन सी बी डी टी हो गया, इसे आप वार्डन भी कहोगे, बिकॉज यहाँ पे देखो डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू है एंड इसकी वैल्यू जो है एन सी बी डी टी है, मतलब वार्डन की वैल्यू भी जो है यहाँ पे एन सी बी डी टी का इक्वल हो जाएगा आपका। ओके, अब देखो वार्डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो वार्डन आपने पढ़ा है माइनस पी एक्सटर्नल टू वी टू माइनस वी वन, एंड यहाँ पे देखो ये वैल्यू भी जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरीके से करोगे। लेकिन देखो इसके लिए जो है हम सबसे पहला कंडीशन लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो कंडीशन इंपॉर्टेंट वो आप ध्यान रखना। सबसे पहला जो है रिवर्सिबल आइडियल गैस। ओके, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक आइडियल गैस। तो इसके लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे दो तीन यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं जिसे आप जो है याद रखोगे, एंड यहाँ पे जो है आपको इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है आपका यहाँ पे Q इक्वल टू जीरो है। तो इस केस में जो है आपको टेम्परेचर्स वगैरह फाइंड करने होते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखो P इंटू वन माइनस गामा, P इंटू वन माइनस गामा इंटू टी, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है पहला इक्वेशन, एंड यहाँ पे P भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड T इंटू भी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड गामा की जो वैल्यू होती है ना वो CP बाय CV होता है। ओके, एंड मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे निकालते हैं वो मैं आपको जस्ट बताऊंगा, अभी आप टेंशन नहीं लेना। अब देखो ये आपका यहाँ पे इक्वेशन होता है, इसे आप पोइजनस इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे डब्ल्यू क्यू डेल्टा एच, एंड यहाँ पे जो है इसके लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डी यू इक्वल टू जो है आपका इसके लिए डब्ल्यू है। तो डी इक्वल डब्ल्यू है, तो यहाँ पे डी एच कैसे कैलकुलेट करोगे, एन सी पी डी टी, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू जो है आर से भी आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला आप इस केस में जो है ये सभी फॉर्मूला यूज़ करोगे जब आपको वार्डन वगैरह कैलकुलेट करने होंगे ना, तो वार्डन के लिए जो है आपको ये सही फॉर्मूला कैलकुलेट करने होंगे। अब यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू अगर कैलकुलेट करोगे ना तो एन सी बी डी टी हो गया। अब यहाँ पे टेम्परेचर टी टू माइनस टी वन हो गया। ओके, तो इस केस में आप क्या है, आप इस इक्वेशन से जो है आप करके जो है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो। जस्ट लाइक मान लो पी भी गामा इज इक्वल टू जो है कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, कांस्टेंट दिया हुआ तो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा होता है। अब यहाँ पे देखो आप इसे क्या लिख सकते हो, P1 बाय P2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V2 बाय V1 टू द पावर जो है गामा होता है। तो यहाँ पे जो आप फाइनल प्रेशर भी निकाल सकते हो एंड टेम्परेचर भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। एंड कभी कभार जो है ना, कभी कभार जो आपको इस इक्वेशन से जो है आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो है देखो P1 टू द पावर जो है यहाँ पे अगर आप लिखो यहाँ पे वन माइनस जो है गामा, ओके, इंटू T1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P टू द पावर वन माइनस गामा इंटू T2 टू द पावर गामा हो गया। तो यहाँ पे P1 बाय P2 का वैल्यू क्या होगा पूछा था, मान लो इसे P1 और P2 है तो ये वन माइनस गामा हो गया इज इक्वल टू जो है T2 बाय T1 हो गया इंटू हो गया ये आपका गामा हो गया। ओके, तो P1 और P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 बाय T1 टू द पावर गामा बाय वन माइनस गामा होता है। ओके, वन माइनस गामा इस तरीके से जो है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, पावर डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से जो है इक्वेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में BHU के। ओके, एंड DU में भी पूछा जाता है कई बार। ओके, अब देखो इरिवर्सिबल आइडियाबेटिक आइडियल गैस की बात करते हैं, हमने रिवर्सिबल बात कर लिया, अब इरिवर्सिबल की बात करते हैं। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल के लिए जो है मैंने आपको एक वार्डन बताया था माइनस RT2 बाय V2 इंटू V2 माइनस वन, ये मैंने अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एंड सिमिलरली जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो वार्डन आ गया, यहाँ पे देखो CBDT जो है आपका इसके इक्वल भी हो सकता है, बिकॉज DU इज इक्वल टू जो है आपका यहाँ पे वार्डन के इक्वल है। एंड वार्डन के लिए आप ये फॉर्मूला से भी जो है कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो डेल्टा U का वैल्यू जो है NCBDT होता है जैसे आपको पता है, एंड T2 माइनस T1 होता है, एंड डेल्टा H NCPDT, एंड इसके बाद में जो है W इक्वल डेल्टा U इक्वल टू NCB T2 माइनस T1 इस तरीके से होता है। अब देखो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार्नोट एंजाइम एंड रेफ्रिजरेटर। तो इसके लिए जो है आप कुछ चीज़ें बस याद रखना। सबसे पहले जो है मैं आपको पूरा डेफिनेशन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ईटा इक्वल टू जो है माइनस W बाय यहाँ पे QH है। ओके, Q होता है आपका हीट ट्रांसफर टू द यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ओके सोर्स के लिए होता है। ओके, QH जो होता है सोर्स के लिए होता है। एक दो यहाँ पे इक्वेशन है Q2 माइनस Q1 बाई Q2 इक्वल T2 माइनस T1 बाई T2। तो कभी कभार जो आपको टेम्परेचर चेंज देके जो है Q2 की वैल्यू जो है या फिर Q1 की वैल्यू जो है आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है। एंड ये क्वेश्चन याद रखना, Q हायर बाय T हायर बाय जो है यहाँ पे QC बाय TC। अब देखो यहाँ पे QH जो है ना ये आपका सोर्स का है, एंड QC जो है यहाँ पे आपका जो C है, C वाला जो दिखा रहा है वो आपका यहाँ पे सिंक का है। ओके, ये याद रखना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो TH माइनस TC बाय TH होता है। एंड ऑलवेज जो टेम्परेचर लोगे ना
इस केस में ऑलवेज टेम्परेचर केल्विन में लेना, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ। ओके, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन लेके आप एफिशिएंसी निकालना, बिकॉज अगर आप एफिशिएंसी गलत कर देते हो, ओके, एफिशिएंसी अगर आप यहाँ पे गलत कर देते हो तो यहाँ पे आपके सारे जो है मिस्टेक हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कार्नोट इंजन जो है कभी भी 100% जो है वर्क नहीं कर सकते हैं, एंड द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कभी भी सब्सटेंस के नेचर पे जो है डिपेंड नहीं करता है। एंड जो जितना हीट है ना, सबको हम एक इंपॉर्टेंट लाइन देखो, देखो जितना हीट ट्रांसफर होगा ना, जितना हीट ट्रांसफर होगा उसको हम लोग कंप्लीटली जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी वर्क होगा ना उसे हम हीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। इस इक्वेशन से जो आपको यहाँ पे इस लाइन से जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखो एफिशिएंसी आप यहाँ पे देख लेना। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आपको यही चीज़ पूछा जाए रेफ्रिजरेटर के लिए, तो रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है ना, टीसी बाई टी एच माइनस टीसी होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे उसमें टी एच माइनस टीसी बाई टी एच था ना, तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, टीसी माइनस बाय टी एच माइनस टी सी होता है। ओके, एंड सिमिलर जो क्यू सी बाय क्यू एच माइनस क्यू सी, ये आपका यहाँ पे इक्वेशन होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मैंने आपको शायद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया था मैंने आपको। जो ट्रांसलेशन होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो है 3 होता है। ओके, रोटेशनल जो है 2 तरीके से डिपेंड करता है, लीनियर के लिए 2, नॉन लीनियर के लिए जो है 3 होता है। एंड यहाँ पे वाइब्रेशनल की अगर हम बात करें तो वाइब्रेशनल वैल्यू जो होता है 3n-5 एंड 3n-6 होता है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो है होता है आपका यहाँ पे 3n-5 होता है, एंड नॉन लीनियर के लिए जो है आपका 3n-6 होता है। ओके, अब यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। ओके, तो देखो इंटरनल एनर्जी जो होता है ना आपका, सबसे पहले ट्रांसलेशनल के लिए जो होता है ना, ट्रांसलेशनल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 यहाँ पे जो होता है आरटी होता है कंट्रीब्यूशन। ओके, एंड रोटेशनल के लिए जो होता है ना, रोटेशनल के लिए जो होता है 1/2 आरटी होता है, एंड वाइब्रेशनल के लिए होता है ना, वाइब्रेशनल के लिए होता है ये आरटी होता है। ये कंट्रीब्यूशन होता है, 3 कंट्रीब्यूशन, इसे आप नोट कर लो। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे हीलियम और ऑर्गन मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके लिए देखो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो है सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसलेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे आप रोटेशनल एंड वाइब्रेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे जो आप निकालोगे तो 3 हो जाएगा। सबसे पहले तो ट्रांसलेशन 3 हो गया, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपका 1/2 आरटी होता है, आपका 1/2 आरटी होता है आपका यहाँ पे जो होता है ट्रांसलेशनल के लिए। तो 3 × 1/2 आरटी। अब यहाँ पे सी भी आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना du/dt। ओके, तो यहाँ पे देखो इसे डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो du/dt करोगे तो यहाँ पे टी जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 3/2 आर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सीपी का तो वैल्यू निकल गया, सीवी का वैल्यू, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर वाले से जो है आप यहाँ पे सीपी का वैल्यू फाइंड कर लेना। अब देखो मोनोएटॉमिक के लिए जो है सीपी और सीबी आपको फाइंड हो गया, तो गामा वैल्यू आप पुट कर सकते हो CP/CB, यानी 5/2 एंड यहाँ पे 3/2 एंड यहाँ पे ये आर एंड यहाँ पे ये आर। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ फाइंड कर लेना। ओके, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए N2 एंड O2 के लिए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन 3 हो जाएगा। ओके, ट्रांसलेशन 3 हो जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल 3 होता है, एंड N2 जो है मतलब ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे लीनियर के लिए जो है यहाँ पे रोटेशनल की वैल्यू जो है आपकी 2 आ जाएगी। ओके, रोटेशनल की वैल्यू 2 आ जाएगा, एंड वाइब्रेशन की बात करें तो 3n-5 होता है। अब देखो यहाँ 3n-5 कब लोगे कब नहीं लोगे, जब हाईयर टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा तो आप वाइब्रेशन को कंसीडर करोगे, एंड जब लोअर टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो उस केस में आप वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे हाईयर टेम्परेचर ले लिया, तो आप देखो ट्रांसलेशन कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 3 × 1/2 आरटी, मैंने बताया 3 ट्रांसलेशन होता है, एंड उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 आरटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड रोटेशनल जो है 2 होता है यहाँ पे, बिकॉज लीनियर मॉलिक्यूल है, तो 2 × 1/2 आरटी, एंड वाइब्रेशन क्या हो गया 3n माइनस जो है अगर आप 5 लोगे तो 3 × जो है टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए N2, यानी 2 - 5 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1, तो यहाँ पे जो है 1 × आरटी हो गया। अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ को जो है आप यहाँ पे ऐड कर देना। ओके, यहाँ पे देखो ऐड कर देना, तो 3/2 आरटी इंटू यहाँ पे देखो 2 × 1/2 आरटी था, यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू आपका आरटी बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आरटी हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेना, तो 7/2 आरटी हो जाएगा यू का वैल्यू, तो सीबी का वैल्यू हो जाएगा 7/2 आर, बिकॉज यहाँ पे टी जो है कैंसिल हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, एंड सीबी की जो वैल्यू आएगी सीपी की वैल्यू CP माइनस CB इक्वल टू आर होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है डाई एटॉमिक एट लोअर टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे देखो लोअर टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कम ले लोगे ना तो यहाँ पे आप जो है आप वाइब्रेशन कंसिडर नहीं करोगे, तो क्या आप लोगे, सिंपली लोगे यहाँ पे जो है 1 आरटी को जो यहाँ पे जो ये आरटी है वाइब्रेशन उसे आप छोड़ दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 आर हो जाएगा। ओके, 5/2 आर हो जाएगा, बिकॉज आपने यहाँ पे वाइब्रेशन को जो है कंसिडर नहीं किया। देखो
3/2 आर प्लस यहाँ पे RT हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 RT हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से जो है CP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, CP का वैल्यू जो है आपका 7/2 आर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ फिर से मैं आपको ट्राई एटॉमिक के लिए बताता हूँ। यहाँ पे एट हायर टेम्परेचर के लिए जो है यहाँ पे टोटल जो है वाइब्रेशन, यहाँ पे जो है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3-6 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ट्राई एटॉमिक के लिए जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन फिर से 3 हो गया, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 इंटू RT। अब ट्राई एटॉमिक है, यहाँ पे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 RT। ओके, एंड फिर से जो है वाइब्रेशन अगर हम कंसीडर करें तो 3 इंटू एन, एन मतलब 3-6 मतलब यहाँ पे जो है इंटू RT हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 3/2 RT प्लस यहाँ पे जो RT हो गया, ओके 3/2 ये RT हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 3 मतलब यहाँ पे 3 RT बच जाएगा। जब इसे सॉल्व कर लें तो आपकी कुछ वैल्यू आएगी। ओके, एंड जब वैल्यूज जो भी आपकी आएगी यहाँ पे 6 RT आ जाएगी आपकी वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे फिर से जो CP फाइंड कर लेना, टेम्परेचर हट जाएगा एंड CP फाइंड कर लेना, एंड यहाँ पे CP एंड CP आप फाइंड कर लोगे तो CP/CV की जो वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप CP/CV की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आपको हो गई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम यहाँ पे एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है ना, एंट्रोपी आपका होता है डिसऑर्डरनेस और जो है रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है आपका S=KNLW होता है। ओके, यहाँ पे जो ओमेगा होता है ये आपका जो ओके, सबसे पहले जो है ये फ्रीक्वेंसी यहाँ होता है, यहाँ मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, नंबर ऑफ जो है कितना आप ऑर्डर से जो है उसे अरेंज कर सकते हो एक मॉलिक्यूल को। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले में आप बात करते हैं यहाँ पे S=KLNW होता है। अगर आप जो है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एंट्रोपी चेंज के बारे में जो है ना, चेंज इन एंट्रोपी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे सभी चीज़ जो है यहाँ पे इक्वली अरेंज है, लेकिन यहाँ पे जो है किसी प्रकार का जो है यहाँ पे अरेंजमेंट है। तो इस केस में क्या होता है ना, एक फॉर्मूला होता है एंट्रोपी के लिए DS=dQ/dt होता है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखना, DS=dQ/dt होता है। एंड यहाँ पे जो है आप एंट्रोपी के कुछ फॉर्मूले हैं। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखना। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला डेल्टा S=2.303 NCV इंटू लॉग T2/T1 प्लस 2.303 इंटू NR इंटू लॉग V2/V1, ये होता है आपका यहाँ पे एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे V2/V1 है ना, अब यहाँ पे V2/V1 है, तो आप अगर इसे प्रेशर के लिए लिखोगे तो देखो यहाँ पे CV है ना, यहाँ पे याद रखना। अब अगर इसे प्रेशर के लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे ना, यहाँ पे देखो CpLn T2/T1, देखो यहाँ पे Ln की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया। ओके, यहाँ पे आप याद रखना Ln का वैल्यू जो है मैंने पुट नहीं किया है, तो CpLn T2/T1 माइनस NRLn P2/P1 ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ओके, तो इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पे याद रखना, ये चीज़ें आपको यहाँ याद रखने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, एंड आपको फॉर्मूला भी आपको आता है। ओके, अब यहाँ पे देखो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसके लिए आप यहाँ पे याद रखना, अभी आपका जो है टॉर्टन्स रूल आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा S = जो है अगर आपका किसी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में जो है एंट्रोपी क्या होगा या फिर डेल्टा H जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो डेल्टा SF = जो है डेल्टा HF/TF होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे एक टॉर्टन्स रूल होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड विच हैव बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 150 केल्विन एंड डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे मॉलिक्यूल जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो 150 से ज़्यादा होती है एंड उसके पास में जो है कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, तो उसके अंत में जो होता है आपका एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है 10.5 R के इक्वल होता है, यानी डेल्टा S जो है F = 10.5 R के इक्वल होता है। यहाँ पे R की वैल्यू 8.31 जो है आप पुट कर सकते हो एंड मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे जो है आपकी कुछ वैल्यू आएगी। आप यहाँ पे ये वैल्यू को याद रखना, आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो है रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में। ओके, तो रेजिडुअल एंट्रोपी क्या कहता है ना, सबसे पहले क्या बोलता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, 0 केल्विन जो है एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी चेंज वो 0 हो जाता है, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या कहा जाता है ना कि अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। ओके, ये आपका अरेंजमेंट हो गया मॉलिक्यूल्स का। ओके, लेकिन कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो गए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सारे एक डायरेक्शन में, लेकिन एक आध दो जो है यहाँ पे आपके अलग डायरेक्शन में अरेंज हो गए। अब ये जो है 0 केल्विन पे ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एंड इसके कारण जो है आपका कुछ जो है एंट्रोपी आता है, एंड जो ये एंट्रोपी आता है उसे आप बोलते हो रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या कहते हो, उसे आप कहते हो रेजिडुअल एंट्रोपी। जस्ट लाइक अगर आप बात करोगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे छोड़ रहा था, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बेंजीन एंड टोल्यून होता है जिसका यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 150 एंड यहाँ पे डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ओके, आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ बता रहा था जो, तो यहाँ पे देखो अगर आप कार्बोनिल के केस में बात करो ना, तो C+O इसे आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो कार्बोनिल के लिए जो है आपका यहाँ पे रेजिडुअल एंट्रोपी आपका यहाँ पे आता है, एंड यहाँ पे जो है W क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी स्टैटिकल एंट्रोपी होता है। तो यहाँ पे जो है आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो S = जो है आपका KLNW होता है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे यहाँ पे
CO के लिए जो है, ओके। तो ये S इज इक्वल टू KLN2 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आपके इसके इक्वल होता है CO के लिए, ओके। ये याद रखना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस है, तो यहाँ पे याद रखना, ओके। इसका मैं आपको ट्रिक भी देता हूँ। देखो डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा U मिक्सिंग 0 होता है, एंड डेल्टा जो है S मिक्सिंग, डेल्टा G मिक्सिंग जो है, डेल्टा S मोर देन 0, डेल्टा G जो है लेस देन 0 होता है। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में जो है डेल्टा U एंड डेल्टा H बहुत 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखो ये चीज़ों की अगर बात करोगे तो देखो आप BHU का एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, BHU। अब देखो यहाँ पे देखो, ठीक से लिखता हूँ मैं इसे, BHU, ओके। तो BHU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो B को आप ऐसे लिख दो, VHU, ओके। BHU को VHU मान लो। तो जो V होता है, जो H होता है, जो U होता है ना, वो ऑलवेज उसकी मिक्सिंग जो है 0 होती है, एंड एंट्रोपी तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए एंट्रोपी मिक्सिंग में 0, एंड डेल्टा S मिक्सिंग जो होता है आपका लेस देन 0 होता है, एंड साइक्लिक प्रोसेस में जो है ये दोनों चीज़ें जो है आपका 0 होता है, ओके। हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मेसी हो गया, उसके लिए सॉरी। देखो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है ये आपका एडिटिव होता है, एंड इंटेंसिव जो होता है जो एडिटिव नहीं होता है, ओके। तो इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लो, आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है एक्सटेंसिव की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स, मास, एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सभी आपके यहाँ पे जो है एक्सटेंसिव है। एंड इंटेंसिव की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या है, डेंसिटी है, मोलर एंथैल्पी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, प्रेशर है, यहाँ पे TP है यानी बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, मोलर वॉल्यूम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डायरेक्ट कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन, एंड उसके बाद में जो है स्पेसिफिक हीट है, ओके। तो ये सभी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव बाय एक्सटेंसिव होता है ना, ये आपका इंटेंसिव के इक्वल आता है। तो ये चीज़ को जो है आप यहाँ पे याद रखना, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें है। अब यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो इसे याद रखना, दो ही चीज़ें जो है आपका जो है, दो चीज़ें जो है W एंड Q जो है आपका ऑलवेज जो है कंप्लीट डिफरेंशियल होता है, ओके। ये आपका ऑलवेज कंप्लीट डिफरेंशियल होता है, बिकॉज ये आपका जो है पाथ फंक्शन होता है। W एंड Q को छोड़ के जो है बाकी सभी जो है आपका यहाँ पे जो है बाकी सभी चीज़ें जो है आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। तो इससे जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाता है कभी बार घुमा के एग्जामिनेशन में, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, ओके। तो यहाँ पे जो है हमारा ये थर्मोडायनामिक लॉ खत्म होता है, एंड कुछ और इंपॉर्टेंट एक दो टॉपिक्स होंगे जिसे मैं अलग वीडियो में जो है कवर कराने की कोशिश करूँगा आप सभी को। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ जो है आप इसे रिवीजन करने की कोशिश करना, एंड इसके नोट्स को जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है सेंड करने की कोशिश करूँगा। आप जो है टेंशन मत लेना इतने सारे नोट्स को लिखने की। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियो साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।